हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। आप लोग इतना तो जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। हमेशा कैंपेन चलते हैं कि से नो टू प्लास्टिक, रिफ्यूज़ प्लास्टिक, मतलब कि हमको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। इससे आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। और आप ये जानते भी होंगे कि वो क्यों हार्मफुल होती होगी। तो हमको उतना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सब जानते हैं। बट फिर भी चलिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। देखिए, वही बात है कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं बिकॉज दे कैन बी नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल एक्शंस। यहाँ पे एक वर्ड आया है डिकम्पोज। डिकम्पोज वर्ड को आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं गलना, ख़त्म होना। एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर अपने घर में के वेस्ट को कहीं डंप कर देते हैं तो कुछ दिन बाद वो वेस्ट मिट्टी में एकदम मिल जाता है, मतलब एकदम मिट्टी जैसा बन जाता है। तो इसका मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये काम कौन करता है? अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये दोनों डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। नेचुरल एक्शन से मतलब यही है, फंजाई और बैक्टीरिया। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं क्योंकि वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा साल लग जाता है डिकम्पोज होने में, सेंचुरी लग जाती हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट देखिए, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस वाइल बर्निंग। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब ये डिकम्पोज नहीं होते हैं तो हमको इनको बर्न कर देना चाहिए, ये वेपराइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बर्न बर्न करने पर भी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब देखिए, हम इसको ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं, ना तो जला सकते हैं। तो एकदम ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए हमको इसका यूज़ कम कर देना चाहिए। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दे आल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप इसको पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से देखिए। नॉन नॉन का मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायो एंड डिग्रेडेबल। बायो का मतलब होता है मतलब नेचुरली, डिग्रेडेबल का एकदम सीधा साधा मतलब होता है डिकम्पोज होना। मतलब कि प्लास्टिक जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं नेचुरली। ये जो हमें अभी ऊपर पढ़ा वही बात है कि ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो ऐसे ये सॉइल पोल्यूशन को भी कॉज करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये डिकम्पोज नहीं होंगी, सॉइल में ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि प्लास्टिक सॉइल पोल्यूशन को कॉज करती हैं। तो इन सब बातों से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि प्लास्टिक्स कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको हम एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज इजीली एंड नेचुरली। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कि बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाएं और नेचुरली डिकम्पोज हो जाएं। नेचुरली का मतलब अभी हमने समझा था, फंजाई और बैक्टीरिया से इसका मतलब है यहाँ पे। तो
बायोडिग्रेडेबल ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कि बहुत आसानी से नेचुरली डिकम्पोज हो जाए। इसका एग्जांपल है वेजिटेबल पेल। आप आपके गर्मियों में जो सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं उनकी बात कर रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच डज नॉट गेट डिकम्पोज इजीली। ये एकदम इसका उल्टा है, अपोजिट है बायोडिग्रेडेबल का। इसमें सब्सटेंसेस इजीली डिकम्पोज हो जाते थे और इसमें सब्सटेंसेस इजीली डिकम्पोज नहीं होती हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है प्लास्टिक। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, बहुत पॉपुलर इसका एग्जांपल है प्लास्टिक। इसके अलावा मेटल बीम जैसे टीन हो गया, ये सब जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये बीम नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे 5R प्रिंसिपल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5R कौन कौन से हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है रिड्यूस, उसके बाद रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। तो ये मेनली 5R होते हैं। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी करके अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले है रिड्यूस। रिड्यूस का एकदम सीधा सीधा मतलब होता है कम करना। दिस मीन्स वी शुड लिमिट द यूज ऑफ दैट सब्सटेंस दैट हार्म्स द इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ऐसी सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाएं, उसका यूज़ हम कम कर दें, लिमिट कर दें। जैसे कि इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, इसलिए हमको प्लास्टिक का यूज़ कम कर देना चाहिए। सेकंड है रीयूज़। दिस मीन्स वी शुड रीयूज़ द सब्सटेंसेस दैट डज नॉट हार्म्स द इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ऐसी सब्सटेंसेस को रीयूज़ करना चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाते हों। मतलब कि हम इनको जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कर सकें। अगर हमने किसी चीज़ को एक बार यूज़ कर दिया और ये फिर दोबारा यूज़ किया जा सकता है और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है, तो हमको उसका रीयूज़ फिर से करना चाहिए। इसका सीधा साधा मतलब यही है। उसके बाद है रिसाइकल। वी शुड रिसाइकल द सब्सटेंस दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो हमको ऐसे सब्सटेंस को रिसाइकल करना चाहिए जो कि रिसाइकल हो जाएं। रिसाइकल का मतलब कि फिर से साइकिल करना। हम ऐसे सब्सटेंस जो कि फिर से रिसाइकल हो जाएं, उनसे हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना सकें, उनको हमको रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ में भेज देनी चाहिए। जैसे कि कोई प्लास्टिक बॉटल है तो उस बॉटल से हम और भी कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, तो हम उसको रिसाइकल्स कर सकते हैं। तो इसलिए हमको उनको रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ में भेज देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल हो जाए और उनसे कोई दूसरी थिंग बन जाए। ओके, अब इसके बाद फोर्थ है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना। वी शुड नॉट बाय द थिंग्स दैट हार्म्स द इन्वायरमेंट। तो हमको ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं। अब हम किसी चीज़ को एकदम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट अगर हमको उसकी उतनी ज़रूरत ना हो तब हम उसको यूज़ करने से अवॉइड करें, रिफ्यूज़ करें। इसका सीधा साधा मतलब यही है। इसके बाद लास्ट है रिकवर। इफ़ द वेस्ट रिमेन्स आफ्टर इट हैज़ बीन रिसाइकल्ड एंड रियूज्ड, वी कैन यूज़ इट टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम इट। तो इसका मतलब है कि जब वेस्ट रिसाइकलिंग और रीयूजिंग के बाद भी बचा रहे, रिसाइकल और रीयूज़ आपने पढ़ा था, तो अगर वेस्ट रिसाइकल और रीयूज़ होने के बाद भी बचा रहे तो हम उस वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट करके उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्लास्टिक्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट को, कि प्लास्टिक कैसे हार्मफुल हैं, प्लास्टिक हार्मफुल हैं, मतलब इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा था कि प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं, इसकी वजह से हार्मफुल होती हैं, बर्न करने पर ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करती हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसकी वजह से ये सॉइल पोल्यूशन को कॉज करते हैं। उसके बाद हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कि बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाएं और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो आसानी से डिकम्पोज ना हो। फिर उसके बाद हमने 5R प्रिंसिपल पढ़ा था। तो 5R हमने पढ़ा था रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रिड्यूस के बारे में कि ऐसी सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, हमको उनका यूज़ कम कर देना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था रीयूज़ के बारे में। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, अगर हम उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं तो हम उनको बेशक एकदम फिर से यूज़ करें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिसाइकल, कि अगर हम किसी सब्सटेंस को रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि उसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम उसको रिसाइकल इंडस्ट्री में भेज दें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्यूज़, कि हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती हैं, उनको बाय करने से रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, हमको उनको नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से मना कर देना चाहिए। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था रिकवर, कि अगर कोई वेस्ट रिसाइकल और रीयूज़ होने के बाद भी बच जाए तो हम उनसे एनर्जी को जनरेट कराकर उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं सीधा हम एक्सरसाइज में। अब आप इस चैप्टर के ख़त्म होने की खुशी मनाइए। तो ओके, थैंक यू।